हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेक मैथ सिंपल में। मैं हूं राजीव और लेकर आ गया हूं अपनी मैथ्स की पहली क्लास। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मैथ्स पढ़ते हैं हम लोग। पिछली वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में बता दिया था आपको कि मैथ्स का सिलेबस क्या रहने वाला है सुपर टेट के लिए और टेट के लिए। अब हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस का पहला चैप्टर, जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। हम इस चैप्टर में आपके कम से कम 10 पार्ट पढ़ेंगे। 10 वीडियो लगभग आएंगी, 10 से 12 भी आ सकती है। कोई लंबा टॉपिक हुआ तो उसके 2 वीडियोस में बन जाएंगे आपके लिए। तो इस तरह से टॉपिक वाइज है हमारे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इसमें परिचय एवं केवाईएन। इसका इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में। और केवाईएन, केवाईएन यानी कि नो योर नंबर्स, अपनी संख्याओं को पहचाने। जो भी संख्याएं हमारी हैं उन्हें पहचानिए। आप बैंक वगैरह में जाते हैं तो वहां आपको करानी पड़ती है केवाईसी। आप यहाँ मैथ में एंट्री ले रहे हैं, आपको करनी पड़ेगी केवाईएन यानी कि नो योर नंबर्स। वहां अपने नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचानने की बात होती है, यहाँ पर नो योर नंबर्स को पहचानना। चलिए अगला टॉपिक हम लेंगे इसमें संख्याओं के योगफल संबंधी प्रश्न। अगर हम संख्या को जान लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे कि संख्याओं का योगफल, कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग या प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं तो हम वहां से ही पढ़ेंगे। ठीक है। इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक हमारा होगा इकाई अंक का निर्धारण। किसी तरह का कोई व्यंजक आपको देगा, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन साथ साथ और भी कुछ देने के बाद आपसे कहेगा कि इस कंप्लीट में आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई अंक यानी कि राइट साइड से फर्स्ट डिजिट आपकी वो आपकी होगी इकाई अंक। ठीक। इस टॉपिक के बाद हमें पढ़ना होगा शून्यों की संख्या का निर्धारण। जिस तरह से उसमें कुछ व्यंजक टाइप से दे दिया जाएगा आपके लिए, उसी तरह से यहाँ भी आपको वो चीज मिलेगी। उसमें बताना है कि टोटल करके कि उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। अगला बढ़ते हैं भागफल संबंधित प्रश्न। हमने सभी ने भाग की होगी, आराम से ये चीज पढ़ी होगी, भाजक, फिर ये भाज, यहाँ वाला भागफल, ये शेषफल। यहाँ भागफल से संबंधित हम प्रश्न पढ़ेंगे और अगले टॉपिक में पढ़ेंगे शेषफल। इसी में हम पढ़ेंगे आपकी शेषफल प्रमेय। इससे हम पता चलेंगे कि किसी अगर भाग करेंगे तो वहां की कितना शेषफल बचेगा, उस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। फिर टॉपिक 7 हमारा होगा विभाज्यता के नियम यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर डिविजिबिलिटी पे बेस हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे अगले टॉपिक में। फिर इसका अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा होगा वो होगा गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड पहले पढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, फिर अभाज्य गुणनखंड के यूज क्या क्या है, किस तरह से हम उनका आगे मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा परिचय एवं केवाईएन। आइए देखते हैं संख्या पद्धति, परिचय या केवाईएन यानी कि नो योर नंबर। सबसे पहले जानना जरूरी है कि संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम संख्याओं को एक वे में रखते हैं, एक तरीके से रखते हैं और उनका नामकरण करते हैं। ठीक है। जैसे कि संख्या कोई है 2, ठीक, फिर 3, हम 2 को बता सकते हैं सम संख्या है या विषम संख्या है। इस तरह से नामकरण और इस पद्धति को क्या कहते हैं हम, संख्या पद्धति। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, केवल थोड़ा थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे जहां डिटेल में जाने की जरूरत होगी आपको वो समझा देंगे। ठीक, ये तो हुआ इसका हल्का सा संख्या पद्धति के बारे में डेफिनेशन। अब मेन बात आती है केवाईएन। जी हाँ, केवाईएन यानी नो योर नंबर्स। आपके जो नंबर्स हैं आप उनके बारे में कितना जानते हैं, बस यही हमारा टॉपिक है पहला। हम अपनी संख्याओं के बारे में पहचानना है कि कौन सी संख्या क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसकी इन प्रॉपर्टीज का हम आगे क्या क्या यूज कर सकते हैं, वो हमें केवल पहचानना है, वही सीखना है पहले टॉपिक में। ठीक। सबसे पहले हमने पढ़ा होगा जो स्टार्टिंग में हमें मूल रूप से मिली है, ठीक, मूलभूत संख्याएं जिन्हें कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि मूलभूत संख्याएं, मूलभूत से मतलब जो आपके इनिशियली मिली है, जो हमें पैदाइश से मिली है, समझिएगा आप। जन्म से हम आंखें खोली वो संख्याएं हमारे पास थी। मूलभूत संख्याएं कौन सी होती है, इनके अलावा आप देखिए चेक कर लीजिएगा, कोई भी 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनके अलावा पूरे मैथमेटिक्स में आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ये हमारी मूलभूत संख्याएं कहलाती हैं। केवल यही संख्या है, आगे चल के हमारे लिए और संख्याएं बनाती हैं, लेकिन ये हमारी मूलभूत संख्याएं हैं। 0 से लेकर 9 तक आपकी सभी क्या होती है, मूलभूत संख्याएं। अब आगे बात आती है कि इन संख्याओं की हेल्प से जो हमें संख्याएं बनती हैं, मतलब कि मूलभूत संख्या से जो संख्या आगे बन जाती है
वो कहती हैं कहलाती है हमारी व्युत्पन्न संख्याएं। जैसे अब इन संख्याओं की हेल्प से कौन सी संख्या बनती है? बिल्कुल बनती है 10 ही बन जाता है आपका। 23 हुआ, कुछ भी ले सकते हैं, 92, 234। हमेशा देखिए घूम फिर के है सारी संख्याएं वही, केवल यही 0 से लेकर 9 तक सभी नंबर्स हैं जो कि हमारी मूलभूत संख्या है। इनकी हेल्प से जो हम बनाएंगे वो हमारी होंगी व्युत्पन्न संख्याएं। अब ये संख्याएं बनती कैसे हैं वो देख लीजिएगा। लाइक एज 23 है हमारा, ये 23 वैसे तो हमने पढ़ रखा होगा कि 20 और 21, 20, फिर 22, फिर 3, 23, इस तरह से। लेकिन ये है क्या? ये देखिए आपका ये है इकाई का अंक और ये जो है ये है दहाई का अंक। ठीक, इसे कहते हैं यूनिट वाला, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, और ये दहाई अंक। इकाई अंक मतलब कि इसमें केवल आपका ये वाली डिजिट रहेगी, फर्स्ट डिजिट आपकी होगी यानी कि 3, और दूसरी दहाई। दहाई मतलब किस पे आई है? 2 पे, यानी कि 2 पे दहाई से मतलब 2 गुणा 10। दहाई का मतलब 10 ही होता है, आपको हर जगह पढ़ा होगा। जैसे 2 के टेबल आप पढ़ोगे या 3 की, 3 दहाई 10, 4 दहाई 40, इस तरह से। दहाई पे कौन सा आया? 2, तो 2 का मतलब यहाँ 2, 2 दहाई 20, और कितना है साथ में आपका 3 का इंट 20 प्लस 3 को आप ऐड कर लेंगे 60। देखिएगा 23 आपका आंसर आएगा। इस तरह से हर संख्या आपकी इसी तरह से बनती है। अगर आप 3 डिजिट की बात करेंगे तो ये हुआ आपका इकाई अंक, ये वाला दहाई का अंक, और ये आपका सैकड़े का अंक हुआ। सैकड़ा 100 का होता है, ठीक, तो सैकड़े पे कितना है? 2 इंटू 100 प्लस दहाई पे कितना है? 3, 3 इंटू 10 और 4, ये आपका ऐसा ही। ठीक है, अब मैं इसे करूंगा तो 2 से ये 200 हो जाएगा, ये 3 टाइम 30 हो जाएगा, और ये 4। अब ये आप काउंट कर लीजिए, टोटल करेंगे तो हो जाएगा 234। हर संख्या इसी तरह से बनती है। आपका ये जो रूल होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, आगे फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, आगे आप बढ़ते चले जाएंगे इस तरह से। ठीक, हर डिजिट पे जो भी चीज आएगी अपनी एक यूनिट प्लेस जो भी होगी उसकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। आप चलेंगे यहाँ पे तो ये चीज आएगी निकल के आपकी कि ये जो हुआ है आपका 2, 3, 4, ये दहाई पे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सैकड़े पहुंचेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऐसे आगे बढ़ेंगे 1000 पे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह संख्याओं का निर्माण होता है। और ये संख्या हमारी कौन सी कहलाती है? ये जो संख्या बनेगी नीचे वाली, व्युत्पन्न संख्याएं। अब हम करते हैं संख्याओं को डिवीजन। आइए दोस्तों अब देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। इस तरह से हमने संख्याओं का डिवीजन यहाँ पे किया हुआ है। मोस्टली अगर हम बात करें तो संख्या हमारी दो तरह से होती है। जो नंबर्स आते हैं हमारे, ठीक, जो नंबर होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका वास्तविक संख्याएं, ठीक, और सेकंड आपका होता है काल्पनिक संख्याएं। हम इनकी थोड़ी सी बात करेंगे, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। काल्पनिक संख्या के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। जैसा आप नाम से देख रहे होंगे वास्तविक संख्याएं, मतलब कि एक्चुअल में वास्तव में जो संख्याएं हैं हमारी उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, संख्या रेखा, यानी कि नंबर लाइन। ये इस तरह से संख्या रेखा होती है आपकी। यहाँ ये मिडिल में बिल्कुल 0 होता है, इस साइड आपके सारे धनात्मक होते हैं, इस तरह से ये रहे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे तक चले जाते हैं। कहां तक? इनफाइनाइट तक। इधर आप देखेंगे, इधर आपके नेगेटिव के रहते हैं, यानी कि ऋणात्मक, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये कहां तक? इन्फिनिट, -इन्फिनिट तक। तो जो भी नंबर्स आपके इस संख्या रेखा पर आ सकते हैं, जिन्हें हम इस संख्या रेखा पर शो कर सकते हैं, वही हमारे कैसे नंबर होते हैं? वास्तविक नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं हमारी। जैसे अब कोई भी नंबर सही, अगर मैं कह दूं कि मेरा 1/2 यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? 1/2 कितना हुआ? तो ये यहाँ पे कहीं पर होगा आधा, 1/2 ये इस नंबर पे इस नंबर पे होगा। ठीक, अगर यही मैं कह दूं कि आपका 2 यहाँ पे होगा, साफ साफ दिख रहा है 2 यहाँ पे होगा, 1/2 यहाँ पे कहीं होगा,
ठीक है, तो हम हर नंबर को यहाँ पे इस नंबर लाइन को शो कर सकते हैं। नंबर लाइन पे जो नंबर को शो कर दे वो हमारी वास्तविक संख्या है। यहाँ पे अगर हम बात करें नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का -3 हो गया, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 112 अगर बात करूंगा तो वो यहाँ पे कहीं आगे जाके इधर आगे जाके कहीं भी इस लाइन पे मिल जाएगा आपके लिए। ठीक, अब बात आती है कि आपकी काल्पनिक नंबर कौन से होते हैं। काल्पनिक नंबर वो होते हैं जो वास्तविक ना हो। पहली चीज जो वास्तविक नहीं होंगे तो वो काल्पनिक होंगे, सीधी सी बात है। दो ही मैंने बताया क्या, या तो संख्या वास्तविक होगी, वो वास्तविक नहीं हुई तो वो काल्पनिक होगी। आप कह रहे हैं कि वास्तविक ना हो वो काल्पनिक होगी। दूसरी बात हमने क्या बताया, वास्तविक में जो संख्या रेखा पे डिनोट कर सके वो वास्तविक होती है, मतलब जो संख्या रेखा पे डिनोट नहीं कर सकते वो आपकी कैसे होगी, काल्पनिक होगी। चलिए अब मेन बात आती है कि वो कौन सी संख्या होंगी जिन्हें आप संख्या रेखा पे डिनोट नहीं कर सकते। चलिए वो देख लेते हैं। कभी आपने देखा होगा ये चीज, आप आगे चलिए पढ़ेंगे, वरना आपने 6 लेके जब किया होगा तो मैथ जरूर रहा होगा आप पे, तो ये चीज जरूर पढ़ी होगी, जिसे कहते हैं अंडर रूट। ठीक है, और अगर ढंग से बोले तो ये है आपका स्क्वायर रूट, और हिंदी बोले तो ये वर्गमूल। इस वर्गमूल में क्या लिखते हैं, अगर माइनस आ जाए, गलती से माइनस आ जाए, इस -1 ये माइनस जब आ जाता है तब हमारी संख्या काल्पनिक होती है। फिर वो आप एक कल्पना कर सकते हैं उस नंबर की, केवल कल्पना की जा सकती है, वास्तव में ऐसी कोई संख्या पृथ्वी पर नहीं बनी हुई है, केवल कल्पना कर सकते हैं, वो हमारी कैसी होगी, काल्पनिक नंबर। चलिए यहाँ थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ आपके लिए, बट ज्यादा डिटेल में है नहीं, थोड़ा सा बता रहा हूँ केवल। अगर यहाँ माइनस में आ जाए कोई नंबर तो ये होता है आपका -1। अब ये क्या आया, इस -1 के लिए कहते हैं, आप आगे चलिए जिसके बाद मैथ रहा होगा वो पढ़ेंगे, i² इक्वल टू -1। ठीक, यहाँ पे ये i² आ गया, और यहाँ से इसका स्क्वायर है, यहाँ ये वर्गमूल है, तो यहाँ पे क्या रह गया, ये आपका केवल i। इस i फॉर इमेजिनरी, और आप इन शॉर्ट बोलते हैं आयोटा। एक वर्ड आता है आयोटा, उसे कहते हैं, उसे आप, ये सब हुआ आपके क्या, काल्पनिक संख्याओं के बारे में बात। यहाँ पे काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, एक इंपॉर्टेंट चीज है इन दोनों के लिए, वो ये है कि इसके लिए यानी कि वास्तविक संख्याओं के लिए किसी भी वास्तविक संख्या के लिए अगर संख्या का वर्ग है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। मतलब अगर x कोई संख्या है और अगर मैं उसका वर्ग निकालूंगा तो जो वैल्यू आएगी मेरी हमेशा धनात्मक आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये किसकी क्वालिटी हो गई आपकी, वास्तविक संख्या के लिए। और काल्पनिक संख्याओं की अगर बात करूं तो संख्या का वर्ग हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक, नेगेटिव आएगा तभी तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तभी तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 आएगा, -1 आएगा तभी वो करके कैसे होगी, इमेजिनरी होगी। सिंपल। वास्तविक संख्या को डिवीजन करने से पहले एक संख्या हम आपको बताना चाहते हैं, वो है आपकी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, जो आपकी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों का मिक्स होती है, वो हमारी कहलाती है सम्मिश्र संख्या। सिलेबस में नहीं है, आपके पास जानकारी के लिए समझ लीजिएगा, एक ऐसी नंबर जिसमें आपकी वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं का मिक्सचर हो। ठीक है, प्लस a प्लस माइनस आई भी करके होती है आपकी वो संख्या। कहना चाहिए कि आप चाहें तो इसका एग्जांपल देखें, 3 प्लस 6i, ये आपका एग्जांपल हो गया सम्मिश्र संख्या का, जिसमें 3 आपका ये वास्तविक नंबर है, 6i का अटैच हो गया तो आपका ये काल्पनिक नंबर हो जाएगा। इस तरह से दोनों का मिक्सअप हो गया, वो आपकी होगी सम्मिश्र संख्या। सिलेबस में नहीं है, ज्यादा डिटेल में हम उसमें नहीं जाएंगे। हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का डिवीजन दो तरह से करते हैं, पहला आप परिमेय और अपरिमेय करके हो जाएगा, दूसरा तरीका है इसका पूर्णांक और दूसरा दशमलव, इंटीजर्स एंड डेसिमल। तो हम फर्स्ट करते हैं ये, इसके दो डिवीजन है, पहला आपका है पूर्णांक और दूसरा है आपका दशमलव। हम बात पहले दशमलव की कर लेते हैं, उसके बाद पूर्णांक की करेंगे अभी। ठीक है, तो दशमलव पढ़ते हैं पहले। दशमलव आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका शांत दशमलव और दूसरा होता है आपका अशांत दशमलव। दशमलव बारे में जानते हैं, पता चल गया, दो तरह के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। दशमलव से भिन्न का दशमलव में जो रूपांतर बताएंगे तो भिन्न वाले चैप्टर में आपके लिए। ठीक, उससे पहले आप शांत अशांत दशमलव के बारे में बात कर लेते हैं। शांत क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिएगा, 0.125। ठीक, ये आज से आगे अब नहीं जाएगा, बस यहीं पे रुक गया, ये हो गया आपका शांत दशमलव। और एग्जाम्पल लेते हैं 0.25, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, 0.35,
3 7, इसके आगे बस ये चेन बस जहां पर रुक जाती है, जो दशमलव कहीं पे कहीं जाके बस रुक जाते हैं, आगे तक नहीं बढ़ते, ठीक है, वो शांत कहलाते हैं हमारे। 3 6 7 5 8, मतलब ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके स्टॉप, इस चेन रुक जाएगी आगे चल के, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे शांत दशमलव। अब हम बात करते हैं अशांत कौन से होते हैं। अशांत दशमलव हमारे वो होते हैं जिनकी चेन कभी रुकती ही नहीं। 0.33333, ये इस तरह से शो कर देते हैं, तो मतलब ये चेन रुक नहीं रही, हमारी आगे तक जा रही है। ये होगा हमारे अशांत दशमलव। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से नोट कर सकते हैं, इन्हें हम लिख लेते हैं इस तरह से 0.3, ये बार, ये 3 के ऊपर तो इस तरह से लाइन खींच देते हैं, इसको इसे बोलते हैं हम बार। अब इससे हम रूपांतर बताएंगे तब आपको बताएंगे, ये बार हटाते हैं तो इस तरह से 3/9 हो जाता है आपका, ठीक है। तो अभी आपके पास इस तरह से मिलिए अशांत दशमलव में आपको ये 0.33333 इस तरह से, या फिर कहूं 1 4 1 5 6 7 इस तरह से लिखते रहते हैं। अब आपके ये जो शांत दशमलव तो आपको देख रहे हैं सिंपल, कहीं पे जाके चेन रुक रही है, ठीक। अशांत दशमलव की चेन रुक नहीं रही है, लेकिन अशांत दशमलव हमारे दो तरह के होते हैं। इधर देखिएगा, अशांत दशमलव भी हमारे दो तरह के होते हैं। अशांत दो होंगे, पहला होगा अशांत आवृत्ति और दूसरे अनावृत्ति, ठीक। आवृत्ति में हम ये वाले आते हैं सिंपल 0.333 इस तरह से, इनकी एक तरह से आवृत्ति चल रही है, कहीं ना कहीं जाके ये इस तरह से हम बार लगा सकते हैं इन पे, ठीक। आगे और लिखें 0.454545 और ये आगे बढ़ जाएंगे तो हम ले सकते हैं 0.45 और ये उसके ऊपर 0.45 और ये बार लगा दिया। और एग्जांपल देखें 0.351 और आगे तो चलेंगे तो हम लिख सकते हैं 0.351 और ऊपर ये बार। तो ये तो है हमारे एक सेम चीज, सेम नंबर की बार बार रिपीटेशन हो रही है और अनलिमिटेड हो रही है, कि कोई लिमिट नहीं आगे तो चेन रुकेगी नहीं आगे, तो हो जाते हैं हमारे आवृत्ति दशमलव, आवृत्ति अशांत, ठीक है। अब अनावृत्ति की अगर हम बात करें तो कोई हमारी चेन नहीं मिलेगी इसमें, सॉरी चेन तो मिलेगी बट रिपीटेशन इनका जरूरी नहीं कि हो। 0.4 5 6 7 8 0, ठीक। ये जरूरी नहीं है कि आगे चलते ये रिपीट हो या नहीं हो, रिपीटिंग की कोई गारंटी नहीं है। जब रिपीट नहीं होते हैं और चेन भी चल रही है तो वो जाते हैं हमारे अनावृत्ति। और देखिए 0 1 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह के जब मिलेंगे और आगे ये चेन आगे तो चलती जाएगी। तो उसी तरह से आप इनकी रिपीटिंग नहीं हो रही है, इनकी रिपीटिंग हो रही है, इनकी भी अनलिमिटेड है, इनकी भी अनलिमिटेड है, चेन ड्रॉप नहीं हो रही है। तो आप समझ में आ गया होगा ये दशमलव, एक जल्दी से पैच कर लेते हैं। दशमलव शांत और अशांत, यहाँ पे चेन रुक रही है वो आपके हुए कौन से, शांत, ठीक है। चेन नहीं रुक रही है वो आपके अशांत होंगे। अब अशांत भी दो तरह के मैंने बताया आपके लिए, ठीक है। अगर वो चीज रिपीट कर रही है तो रिपीटिंग आपके हो जाएंगे, और जो चीज रिपीट नहीं कर रही है तो नॉन रिपीटिव हो जाएंगे, यानी कि अनावृत्ति हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हुई दशमलव की बात। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। आइए दोस्तों देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जैसा कि नाम से मतलब है पूर्ण अंक, पूर्ण अंक, ठीक। यहां से समझ लीजिएगा पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूरा अंक। अगर हम इसका डिवीजन करेंगे तो हम पूर्णांक को समझने के लिए ऐसा बोलेंगे कि ये इस तरह से 3 पार्ट में इनका डिवीजन करते हैं। पहला हम बोलेंगे कि ये आपके कैसे हैं, एक तरह के होते हैं आपके ऋणात्मक, कैसे पूर्णांक हुए, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरे हुए आपके धनात्मक पूर्णांक, ठीक। अब ये ऋणात्मक पूर्णांक हुए, ये धनात्मक पूर्णांक हुए, और जो एक और बचता है वो होता है आपका शून्य, जी। शून्य आपका ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का एग्जाम्पल देखिएगा, इधर ये माइनस इनफाइनाइट से चलेंगे, ठीक। ये -5 -4 -3 -2 -1, ये सारे पूर्णांक आपके हुए। इधर देखिएगा ये सारे पूर्णांक हुए आपके -1 2 3 4 5, नेगेटिव की कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक आपके ऋणात्मक पूर्णांक हुए। और धनात्मक की अगर हम बात करें तो आपके 1 2 3 4 5 और ये आगे चलते चले जाएंगे, ठीक। तो ये हुआ आपके धनात्मक पूर्णांक। और ये बच्चा शून्य। आप सोच रहे हैं शून्य को मैंने धनात्मक क्यों नहीं लिखा या ऋणात्मक क्यों नहीं लिखा,
क्योंकि शून्य आपका ऐसा नंबर है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो इसलिए मैंने शून्य को अलग लिख दिया। पूर्णांक आपके ये सारे पूर्णांक ही दिख रहे हैं, पूरे देखिए, पूरे पूरे अंक हैं इनमें, कोई भी आधा अधूरा नहीं है, सारे पूर्णांक है आपके। पूर्णांक कितने तरह से ले सकते हैं हम, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। ठीक, ऋणात्मक आपके ये रहे और धनात्मक ये रहे। शून्य को आप ना धनात्मक कह सकते हैं ना ही ऋणात्मक कह सकते हैं। चलिए, अब इन्हीं में और कुछ और नंबर्स जैसे हम ऐड कर सकते हैं कि ये सेट, इनका जो ये सेट आ गया, ये वाला सेट धनात्मक संख्याओं का सेट अगर हम बात करें तो ये वो हमारा प्राकृतिक संख्याओं का। आगे अब आपको हेडिंग आप नोट करते जाइए, कॉपी पे लेके बैठिएगा। मैं बात करूं प्राकृतिक संख्याओं की, ये वाला सेट आपका हो जाएगा सभी धनात्मक पूर्णांक आपके कौन से होते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। 1 2 3 4 5 और ये सभी धनात्मक पूर्णांक आपके प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का सेट हो जाएगा आपका। दोस्तों, अगर यहाँ शून्य को भी हम शामिल कर लें, इस जीरो को इन सभी नंबर के साथ ऐड कर लें, तो वो हो जाएंगे आपकी पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या होंगी आपकी, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो आपका ये वाला पूरा सेट बन जाएगा, सेट ऑफ 0 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब सीधे सीधे आपसे ये भी पूछ सकता है, शून्य को शामिल करते हुए सभी धनात्मक पूर्णांक आपको कौन से कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है हमारी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इनमें कंफ्यूजन अगर आपके लिए हो रहा है तो बहुत ही अच्छा तरीका आपके लिए बता रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में कंफ्यूजन हो जाए कि क्या कि सच में कौन सी होती है। तो देखिए, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचर से जो नंबर हमें मिले हैं। ठीक है, और ये होते हैं आपके होल नंबर्स। फिर भी कंफ्यूजन आपके रह रहा है तो आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। इधर देखिए, मैंने बात की आपके लिए नेचर की, तो नेचर से हमें जीरो तो मिला नहीं है, सभी को पता होगा, सब जानते हैं कि जीरो की खोज भारत में हुई थी, आर्यभट्ट जी ने की थी। ठीक है, जीरो की खोज भारत में हुई थी। तो जीरो से पहले आप सोच रहे हो तो उस टाइम पे काउंटिंग कैसे होती होगी, फिर 10 वगैरह कैसे काउंट होते थे, तो उस समय ये चलता था आपका 10 नहीं होता था, दशम, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो थी उस टाइम की। अब जब जीरो आपका बाद में आया है तो प्राकृतिक संख्या में तो जाहिर सी बात है यार, इसीलिए देखिए प्राकृतिक संख्या में हमारा जीरो हमने काउंट नहीं किया है। तो जीरो खोज हमने की थी, तो भाई पूर्ण जो संख्या मिली उन्हें पूर्ण करने के लिए हमने क्या जीरो लगा दिया, संख्या पूर्ण हो गई हमारी। ठीक, उससे पहले नेचर ने जो नंबर दिए उससे 1 से लेके लास्ट तक, तो 1 से लेकर लास्ट तक जो नंबर काउंट किए वो हमारे नेचर वाले हो गए, प्राकृतिक संख्या हो गई, नेचुरल नंबर हो गए। कंफ्यूजन की बात ही नहीं रही, सीधे सीधे। ठीक है,